नमस्कार दोस्तों, ब्रेथ इजी मेडिकल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एसके पाठक। नमस्कार। जो कि ब्रेथ इजी के वरिष्ठ श्वास, एलर्जी एवं फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब ने MBBS MD चेस्ट मेडिसिन से किया हुआ है KGMC लखनऊ से। ही इज ऑल्सो DCH, MNCCP, MIAP and MLCP. He is interventional pulmonologist and bronchoscopist of chest, allergy, sleep and critical care specialist भी हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल डायरेक्टर भी हैं ब्रेथ इजी वाराणसी के एंड चेयरमैन हैं ब्रेथ इजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रामनगर के। ही इज ऑल्सो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ NMCH बिहार इंडिया। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे मेडिकल अपडेट प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आजकल सबसे बड़ी जो समस्या आजकल आ रही है वो अस्थमा है, तो हम जानना चाहते हैं कि अस्थमा क्या है। नमस्कार दोस्तों और सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से धन्यवाद। मैं डॉक्टर एसके पाठक, ब्रेथ इजी हॉस्पिटल सी वाराणसी से। और आज जो टॉपिक हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, जो डिस्कशन के मुद्दे हैं, वो अस्थमा से संबंधित हैं और जिसमें हम वर्ल्ड अस्थमा डे मनाने वाले हैं आगे मई के महीने में। तो उसी संदर्भ में ये टॉपिक को सिलेक्ट किया गया है। और जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे समाज में भ्रांतियां रहती है, अस्थमा है क्या, तो ये एक सवाल छोटा है लेकिन काफ़ी बड़ा भी है। अस्थमा एक तरह से सांस की नलियों में सिकुड़न होती है और इसमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सीने में घबराहट होती है, सीटी सी आवाज़ होती है। ये सारी समस्याएं अस्थमा के लक्षण को दर्शाती हैं और पेशेंट को अचानक सांस भी फूल जाती है, जिसमें अस्थमा अटैक कहते हैं हम लोग। तो ऐसे में अगर किसी भी बच्चे को, किसी वृद्धावस्था, किसी प्रौढ़ आदमी को सांस लेने में अचानक दिक्कत हो रही है, सीने में घबराहट हो रही है, सीटी सी आवाज़ हो रही है और गले में खराश भी हो रहा है, ये सारी समस्या अगर हुई तो ये अस्थमा के लक्षण को दर्शाता है। और ये लक्षण अगर है तो आपका इसका बृहद चेकअप करा के इसकी जानकारी प्राप्त करके कि एक्चुअली में अस्थमा है कि नहीं, क्योंकि ऐसे लक्षण और भी बीमारियों में मिलते हैं तो आपको कंफर्म करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, हम पूछना चाहते हैं क्या हर फूलने वाली जो सांस होती है वो अस्थमा की तरफ इशारा करती है? देखिए, सांस फूलने के बहुत सारे कारण होते हैं और मैं चाहूँगा बताऊँ कि ये कारण आपके फेफड़े से शुरू होती है, आपके हार्ट से भी हो सकती है, आपके ब्लड में कुछ कमियां होती है उसके कारण होती है, कुछ किडनी इशू, हार्ट की इशूज़ के कारण होती है। तो कई सारी समस्याओं के कारण सांस फूलने की समस्या होती है। और सांस फूलना के मतलब ये नहीं होता कि अस्थमा ही हो गया है। इसके लिए हमने जैसे बोला था कि बृहद चेकअप की ज़रूरत है, जिसमें हमें शरीर के सारे अंगों की ज़रूरत जाँच करनी पड़ती है। खासकर हमें लंग्स का जांच करना होता है, जिसमें हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। हार्ट की जांच करनी पड़ती है, इसमें हम ECG और कार्डियोग्राफी करते हैं। ब्लड की टेस्ट होती है, जैसे CBC होती है, चेस्ट के एक्सरेज होते हैं। ये सारे टेस्ट करके एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि किस अंश के कारण ये सांस फूल रहा है। और सांस फूलने के कारण पता चलने के बाद हमें ये पता करना होता है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हम लोग ये जानना चाहेंगे कि अस्थमा किस उम्र के लोगों को अधिक होता है? क्या कोई उम्र की सीमा होती है या कभी भी हो सकता है ये? नहीं, मैं ये कहना चाहूँ कि अस्थमा की कोई उम्र तो नहीं होती, लेकिन ये अस्थमा जनरली यंग अवस्था में होती है और यंग एडल्ट्स में ही होती है और इसके कई सारे कारण होते हैं। खासकर जेनेटिक भी होती है। अगर माँ या फादर को किसी को भी अस्थमा है तो उसमें बच्चों में होने की संभावना ज़्यादा है। इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो अस्थमा के कारक बनते हैं और जल्दी ये यंग एडल्ट्स में ज़्यादा होती है, एडोलेसेंट में होती है, बच्चों में होती है। और अक्सर स्टडीज में देखा गया है कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में जो स्टडी की उसमें ये देखा गया कि 20% बच्चों में ये अस्थमा होता है। अगर उनके 100 बच्चों की जांच की जाती है तो उसमें 20% ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें अस्थमा होता है या अस्थमा होने की संभावना रहती है। तो अपने बच्चों को अगर कभी भी सांस या खांसी की समस्या हो रही है तो उसका जरूर चेकअप करा लें, जिससे कि कारण पता चल जाए और उसका इलाज सही समय पर हो जाए। सर, आपकी क्लिनिक पे हम लोग ने कई बार देखा है कि आप मरीजों को टैबलेट के अलावा कुछ अलग प्रकार की दवाइयाँ देते हैं। वो किस प्रकार की दवाई होती है? मतलब अस्थमा में किस तरह की दवाइयाँ चलती हैं? अस्थमा के
अटैक के दौरान अलग दवा चलती है, नॉर्मल अस्थमा के लिए अलग चलती है। और अस्थमा अटैक जब होता है तो हम लोग उसमें इंजेक्शंस देते हैं, नेबुलाइजर मशीन्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन नॉर्मल अस्थमा के मरीजों के इलाज के लिए हम लोग टैबलेट्स भी देते हैं और कुछ इनहेलर मेडिसिन देते हैं। और इनहेलर मेडिसिन्स खासकर जो दवाइयाँ दी जाती है, नेबुलाइजर से जो दवाइयाँ जाती है डायरेक्टली लंग्स में जाती है और जहाँ पर उसका काम होता है वहीं पर काम करती है। इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है, नाम मात्र होता है। जबकि हम जब ओरल टैबलेट देते हैं या इंजेक्शंस देते हैं तो इसमें साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हम एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहें कि जब अस्थमा होता कैसे है। जनरली ये सांस की नलियाँ होती है और इस नली में नॉर्मल नली है और ये इसमें पूरी सांस की नली ओपन होती है। लेकिन जब अटैक होता है तो सांस की नलियों का रास्ता कुछ ऐसे हो जाता है, एकदम सिकुड़ जाते हैं, जिसके अंदर हवा का आवागमन बहुत प्रभावित हो जाता है और उसके कारण सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। लेकिन जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो सांस की नलियों में जो प्रभाव होता है ऐसे हो जाते हैं, कुछ सांस की नलियाँ खुल जाती हैं जिससे आसानी से थोड़ा हवा आने लगती है तो मरीज को तकलीफ से थोड़ा आराम मिल जाता है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से इलाज करेंगे तो सांस की नलियाँ बिल्कुल नॉर्मल पर पहुँच जाती हैं। लेकिन कभी कभी मरीज ऐसा सोचता है कि हमें आराम हो गया है और वो दवा छोड़ देता है तो सांस की नलियाँ परमानेंटली ऐसे पड़ी रहती है, उसको सांस फूलने की शिकायत परमानेंट बनी जाती है। लेकिन अगर हम पूर्णतः इलाज करते हैं तो सांस की नलियाँ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और वो पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करता है। और जैसे कि हमने बोला कि दवाइयाँ देने का तरीका इनहेलर्स होते हैं और इनहेलर्स इस डिवाइस को आप देखेंगे, एक छोटी सी डिवाइस होती है और जिसके अंदर एक कनिस्टर होता है जिसमें दवाइयाँ रहती हैं, इसके अंदर फिट होती हैं। हम दवाओं का यूज़ जब करने पेशेंट को बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये इनहेलर मेडिसिन का यूज़ करें। इसके लेने के तरीके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें ये देखना है कि आपकी सांस की नली जब सिकुड़ रही है, सांस का अटैक हो रहा है तो आपको इनहेलर लेना ही ठीक रहेगा। ठीक सर, हमारा लाइव शो चल रहा है तो हमारे कुछ ऑडियंस का फ़ोन भी आ रहा है तो मैं कॉल पे उठाता हूँ। हेलो, हाँ जी जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, रामनगर से बोल रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? क्या समस्या है आपको? डॉक्टर साहब से क्या सवाल पूछनी है? अच्छा सर, रामनगर से अखिलेश यादव जी हैं, इनकी उम्र 36 वर्ष है और इनकी सांस फूलने की समस्या पिछले 3 साल से है, यही है? अच्छा, ये दवा लेते हैं, इनहेलर लेते हैं, बट इनका मतलब इनको आराम नहीं मिलता है। सर, इनको आप क्या बताना चाहेंगे? लीजिए आवाज़ सुनिए सर का। रामेश जी, आप अभी आपने बताया कि आप पिछले 3 सालों से इनहेलर दवाइयाँ ले रहे हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा। तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आपकी डायग्नोसिस अच्छी नहीं बनी होगी या तो आपका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं चल रहा हो। अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से चलता है तो जनरली अस्थमा के मरीज बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जब इनहेलर मेडिसिन दी जाती है तो उसके जो तरीके होते हैं दवा लेने की वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब इनहेलर आप ले रहे हैं तो कैसे लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कि जब आप इनहेलर ले रहे हैं तो पहले इनहेलर मेडिसिन को पूरा शेक करना होता है। जैसे आपने इस कवर को हटाया, उसको खोला, पूरा शेक किया, फिर सांस को गंदी हवा को बाहर निकालना होता, फिर इसको मुंह पर लगा के कहीं से सांस को खींचना होता है और फिर उसके बाद जो है इसको दबाना होता है। इसमें से गैस निकलती है, वो जैसे आप सांस खींचते हैं वैसे ही आपके अंदर सांस की नलियों में जाना चाहिए। क्योंकि आपके दबाने में और सांस खींचने में अंतर अगर थोड़ा होता है तो वो दवाइयाँ बिल्कुल वेस्टेज हो जाती हैं और लंग्स में नहीं पहुँच पाती और जिसके कारण जो है आपको उतना रिलीफ नहीं मिल पाएगा। इस तरह से कई तरह की 2 कैप्सूल्स भी मेडिसिन होती हैं जिसमें हम कैप्सूल डाल के इसमें करते हैं और इस कैप्सूल के द्वारा भी हम मेडिसिन को इनहेल करते हैं खींचने का। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप खींच रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। और अगर सही तरीके से दवाई नहीं लें तो आपको आराम नहीं मिलेगा, आपकी दवाइयाँ वेस्टेज हो जाएंगी और जो रिस्पॉन्स डॉक्टर या आप उम्मीद कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अखिलेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप ब्रेथ इजी मुमुक्षु भवन के सामने 80 वाराणसी पे आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 8935001679 पे डायल करें। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगला हमारा सवाल ये है कि क्या इनहेलर लेने से इनहेलर की आदत बन जाती है? ये अक्सर भ्रांतियाँ होती हैं कि लोग इनहेलर मेडिसिन शुरू कर देते हैं तो सोचते हैं कि हमें ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इनहेलर मेडिसिन ले रहे हैं तो इसकी कोई आदत नहीं होती है।
और जैसे आप ब्रश मंजन कर रहे हैं तो आपको करना है, तो चूँकि आपके दांत की सफाई बहुत ज़रूरी है, माउथ की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो कोई चीज़ आप ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, तो कोई इसकी आदत नहीं है। ये जब तक ज़रूरत है तब तक लेना होता है, जब आप डॉक्टर ने चाहा उसको हटा भी सकता है। तो कोई आदत की बात नहीं है। आप दवाइयाँ इनहेलर में लेते हैं तो सेफ रहती हैं लंबे समय तक। चूँकि अस्थमा की दवाएं चलती हैं तो आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ओरल मेडिसिन लेते हैं तो उसका लीवर और किडनी और बॉडी के और अंगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको जब भी ये दवाइयाँ ली जाती हैं आप इनहेलर मेडिसिन से लें या नेबुलाइजर मेडिसिन से लें, जिसका असर बहुत अच्छा और लंबे समय तक रहता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगला हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि इसके अस्थमा के साथ साथ सीओपीडी का भी आजकल बहुत नाम सुनने को मिला है, तो ये अस्थमा सीओपीडी में क्या अंतर होता है? सीओपीडी आम भाषा में दमा बोला जाता है, और अस्थमा और दमा में दोनों में सांस फूलती है, लेकिन खासकर जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनकी सांस में जो फुला होता है वो अचानक होता है और फिर बिल्कुल दवा लेने पर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। जबकि सीओपीडी और दमा जैसी बीमारी में परमानेंट सांस फूलने की समस्या रहती है, और अक्सर ये विंटर सीजन होती है, अक्सर ये एडल्ट्स में होती है, अक्सर ये स्मोकर्स में मिलती है, अक्सर ये हाई पॉल्यूटेड एरिया में लोग जो उपस्थित रहते हैं उनमें ये समस्या मिलती है। जबकि एलर्जिकल प्रॉब्लम जब होती है वो ऐसा नहीं होता। उसमें अस्थमा में ये समस्या आपको अचानक होगी और तुरंत होगी, दवा लेने पर बिल्कुल आप राहत महसूस करेंगे और उस दौरान आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में महसूस करेंगे। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अस्थमा और सीओपीडी में बेसिक अंतर है कि ये यंग एडल्ट्स में ज़्यादा मिलती है और सीओपीडी जो ओल्ड एज में मिलती है, और जिसके कारण आप अंतर को पहचान सकते हैं। जनरली अस्थमा जो एलर्जिकल कारणों से जुड़ा होता है, इसमें सर्दी जुकाम खांसी की समस्या अक्सर आती है, जबकि सीओपीडी में ऐसे मरीजों में नहीं होता। तो अस्थमा के मरीजों में आप हिस्ट्री अगर लेंगे तो उसमें ज़रूर सांस की समस्या होगी, एलर्जी की समस्या होती है, और एलर्जी की समस्या में सर्दी जुकाम बार बार होता है, और ये बार बार जुकाम होने के कारण सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, जिस कारण अस्थमा का अटैक हो जाता है। तो दोनों में बेसिक अंतर है। सर, हमारे लाइव व्यूअर का एक और कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, क्या समस्या है आपको? अच्छा, ठीक है सर। एक मरीज है आजमगढ़ से, इनका नाम है विनोद वर्मा, इनकी उम्र 42 वर्ष है। इनको समस्या ये होती है कि मौसम बदलने पे इनको सांस फूलने की समस्या होती है। जी, जैसे अपने व्यूअर्स का क्वेश्चन है कि मौसम बदलने पर सांस की समस्या फुल होती रहती है, तो देखिए इसमें एलर्जिक कारण होता है। क्योंकि मौसम जब बदलता है तो एलर्जिक कारण भी कई सारे आ जाते हैं, और उस एलर्जिक कारण के कारण मरीज को खांसी की समस्या हो सकती है, सर्दी जुकाम हो सकती है और सांस फूलने की समस्या। तो ये एलर्जिकल फैक्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो सांस की नलियों में सिकुड़न पैदा कर देता है, जिसके कारण आपको सांस का दौरा पड़ता है, सांस अटैक पड़ती है, अस्थमा अटैक पड़ता है। तो मौसम की एलर्जी के कारण ये समस्या होती है। तो आपको मौसमी एलर्जी की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एलर्जी टेस्ट करना जरूरी होता है। इससे पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति को किस चीज़ से एलर्जी है, और उस एलर्जी के कारण जो कारण पता चल जाता है तो उसके हिसाब से जो दवा दी जाती है वो ज़्यादा सटीक और कारगर होती है, और आपको जो मौसम का चेंजेस परिवर्तन होता है उसको कवर कर सकते हैं। इसमें कुछ वैक्सीनेशन, इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान की जाती है। विनोद वर्मा जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा, और अधिक जानकारी के लिए आप ब्रेथीजी सेंटर संपर्क कर सकते हैं 8935001679। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी आप कुछ एलर्जी टेस्टिंग के बारे में बता रहे थे, तो इस एलर्जी टेस्टिंग से क्या पता चलता है? देखिए, अभी जैसे हमने बोला कि मैक्सिमम 80% जो अस्थमेटिक होते हैं वो एलर्जिकल होते हैं। तो आपको अस्थमा का कारण पता करना जरूरी होता है, क्योंकि अस्थमा की जो भी दवाई हैं वो जब तक आप लेते हैं बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे आप छोड़ देते हैं आपको दोबारा अटैक होने की संभावना हो जाती है। तो हम एलर्जी का कारण पता करते हैं, जो उसके बेसिक कारण है उसको पता करने की कोशिश। जैसे आप किसी पेड़ का अगर डालियाँ काटते हैं, पत्तियाँ काटते हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उसको जड़ से नहीं उड़ाते, वो हमेशा पनपता रहेगा। तो वैसे अस्थमा भी है कि आप जब तक एलर्जी का ट्रीटमेंट उसका नहीं करेंगे, बेसिक ट्रीटमेंट, तब तक वो मरीज को परमानेंट अस्थायी इलाज नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर जो एलर्जी टेस्टिंग करके हम ये पता करते हैं कि अस्थमा किन कारणों से हो रहा है, और उसके कई सारे कारण होते हैं। उसको हम एक एलर्जी टेस्ट लैब में ले जाके मरीजों का कुछ टेस्टिंग स्किन के टेस्ट करते हैं, जिसमें ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये एलर्जी
है तो किस चीज़ से है और उसके बचाव के क्या कारण हो सकते हैं। अगर बच सकता है मरीज को तो मरीज को बचाव के कारण के बारे में फोकस करने की कोशिश करते हैं। अगर जिस चीज़ों से नहीं बच पाता, खासकर एलर्जेंस होते हैं और कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं जिससे आप बचना बहुत मुश्किल है, उसके लिए हम वैक्सीनेशन इम्यूनोथेरेपी करते हैं, जो ब्रिथजी अस्पताल 80 वाराणसी में हमेशा उपलब्ध है। और ये सेवा हमारी जो ब्रिथजी की है वो लगातार चलती रहती है। आप कभी भी एलर्जी टेस्ट के लिए खासकर आप आके अपना चेक कराएं। जब भी आपको बार बार ये सर्दी जुकाम हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, तो टेस्ट कराने से आपको ये पता चल जाए किससे एलर्जी है, तो आपका इम्यूनोथेरेपी जो कारगर उपाय है उससे आपको 80% चांस है कि आपका ये अस्थमा बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो जाए। धन्यवाद। सर, अगला सवाल हम लोग का ये कि ये जो आप थेरेपी बता रहे हैं या इनहेलर वाला थेरेपी है, अस्थमा का जो इलाज है, ये आखिर मरीज को कब तक चलता है? कुछ स्पेसिफिक टाइम है या? हाँ, देखिए, जैसे हम अस्थमा का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका जो इलाज होता है, जनरली जब हम स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 3 महीने लगातार देना होता है। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से होता है। इसमें हम अस्थमा की 2 तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, प्रिवेंटर और थेरेपेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो जब आप थेरेपेटिक ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम प्रिवेंटर ट्रीटमेंट देते हैं और उस प्रिवेंटर ट्रीटमेंट से हम ये पता करते हैं कि पेशेंट्स को आगे फ्यूचर में होने वाले जो अटैक्स हैं उनको बचाने के लिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमें जब भी एलर्जी टेस्ट करके पता करते हैं कि किसी से एलर्जी, तो बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्टअप करते हैं और इम्यूनिटी बूस्टअप होने के कारण आपके अस्थमा के अटैक्स की संभावना बहुत कम हो जाती है, नामात्र हो जाती है। कभी कभी कुछ मरीजों में, जैसे हमने बोला कि रिजल्ट जो है 80% है, जिसमें मरीज बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता है। हमारे कई हज़ारों पेशेंट्स ऐसे हैं जो एलर्जी की ट्रीटमेंट लेने के बाद अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इनहेलर्स और टैबलेट्स में जो आपने बताया, तो क्या अंतर है उसमें? जैसे कभी कभी इनहेलर ले रहे हैं, कभी टैबलेट्स लेते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है कि मतलब कुछ फ़ायदा होता है? देखिए, जो टैबलेट्स होते हैं, जनरली हम लोग टैबलेट्स जो लेते हैं वो ओरल मेडिसिन होती हैं, उसको हमें मुंह से खाना पड़ता है। जब इनहेलर लेते हैं तो ये हमारे माउथ से हमारे लंग्स में डायरेक्ट जाती है, जिसका अटैक और रेट भी कम हो जाता है लंग्स में, और विद इन मिनट्स में ही इसका असर आ जाता है। जबकि हम टैबलेट्स लेते हैं तो इसमें आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक असर आने पड़ते हैं। तो आप जब भी लें, प्रिवेंटर मेडिसिन में या ट्रीटमेंट कंट्रोलर मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको इनहेलर मेडिसिन ज़्यादा प्रेफर्ड होती है। ओरल मेडिसिन जब आपको लग रहा है कि इनहेलर मेडिसिन उतनी कारगर नहीं हो रही, तब आप यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद सर। जैसे कि अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे और इसमें खान पान की भी चर्चा होनी ज़रूरी थी, इसलिए हम छोटा सा एक सवाल उठा रहे हैं कि जो खासकर अस्थमेटिक मरीज हैं। सर, एक पेशेंट का फ़ोन आ रहा है। हाँ जी, बताइए, कहाँ से आप बोल रहे हैं? अच्छा, क्या समस्या है आपको? अच्छा, आपके बच्चे को है, ठीक है। तो सब बलिया से फ़ोन कर रहे हैं। नितिन है, इनका 15 वर्ष का बच्चा है, इनको सही सांस फूलती है और जब तक दवा लेते हैं तब तक आराम रहता है, दवा छोड़ने के बाद फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसका स्थायी इलाज पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है वो खासकर जेनेटिकली होती है। खासकर आपके पेरेंट्स में अगर किसी को है तो उसमें 50% चांस है कि बच्चों को वो एलर्जिकल या अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में बच्चे का एक एलर्जी टेस्ट कराना जरूरी है, जिसमें कुछ सीरम आईजी लेवल हम लोग करते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं, उससे एलर्जी के कारण को पता कर लेते हैं, एलर्जी का लेवल क्या है, और फिर उसके हिसाब से कुछ इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं, इससे बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। चूँकि बच्चों में इम्यूनोथेरेपी काफ़ी कारगर होती है और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है, और बच्चे की इम्यूनिटी बूस्टअप करने में काफ़ी सहायक होती है। धन्यवाद। नितिन जी, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अधिक जानकारी के लिए ब्रिथजी में संपर्क करें 8935001679। सर, अस्थमा की बात चल रही है तो हम अपने मरीजों को, अपने दर्शकों को डाइट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आखिर इनको खान पान पे क्या ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर जब भी हम इलाज करते हैं तो खान पान की चर्चा नहीं करते हैं और मरीज कभी पूछ भी नहीं पाता, और कभी फिजिशियंस के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो एक्सप्लेन कर सके। तो जब भी आप ट्रीटमेंट प्लान करें तो उसमें खान पान के बारे में ज़रूर बताएं, इसके लिए डाइट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे मरीजों में खासकर देखा गया है कि कई सारे नॉन वेज एलर्जीज होती हैं, खासकर अंडे से एलर्जी, तो चिकन
कुछ चीज़ें एलर्जी होती हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स अति शीतल पेय पदार्थ होते हैं, फ्रिज के आइटम्स होते हैं, कुछ फास्ट फूड होते हैं, इसके आपका जो है रूम स्प्रेस होते हैं, आपके घर में झड़ती हैं, सबसे एलर्जी होती है। तो आपको जब खान पान पर ध्यान रखें तो फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल ही न करें। अति शीतल पेय पदार्थ खासकर कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी, जो फ्रिज के आइटम्स हैं वो बिल्कुल सेवन न करें। और जब भी आप लें तो सिंपल सादा खाना लेना ज़रूरी है, और कोई भी ऐसी चीज़ न खाएं जिससे आपको दिक्कत हो रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए। ब्रेथी जी मेडिकल अपडेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत एवं मैं अभी सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ब्रेथी जी हॉस्पिटल अस्सी वाराणसी और रामनगर में दोनों तरह ये सेवाएं उपलब्ध हैं, और प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से लेकर 12 बजे तक फ्री ओपीडी, निःशुल्क ओपीडी भी चलती है, और इस ओपीडी का आप स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ पंजीकरण मात्र देना पड़ता है, और आपकी दवाइयाँ और जांच जो भी होती है उसमें काफ़ी छूट भी मिल जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको इलाज कराना है, ब्रेथी जी हमेशा आपकी सेवा में सदा तत्पर है, और ओपीडी प्रतिदिन चलती है।